नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नेशन की बात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी तो हमले बोल ही रही है, लेकिन अब सीपीएम ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। केरल से होकर गुजर रही राहुल गांधी की पद यात्रा पर तंज कसते हुए सीपीएम ने सवाल उठाया है कि अगर राहुल गांधी को बीजेपी आरएसएस से लड़ना है तो केरल में इतनी लंबी यात्रा का क्या मतलब है। हालांकि कांग्रेस ने भी इसे लेकर पलटवार कर दिया है। सीपीएम ने राहुल गांधी का एक कार्टून ट्वीट किया है जिस पर लिखा है, भारत जोड़ो या सीट जोड़ो। केरल में 18 दिन, यूपी में 2 दिन, बीजेपी आरएसएस से लड़ने का अजीब तरीका। तस्वीर में केरल के नक्शे को लाल रंग में और यूपी के नक्शे को भगवा रंग में दिखाया गया है। इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीपीएम की आलोचना को मूर्खतापूर्ण बताया है। जयराम रमेश ने नसीहत देते हुए कहा कि सीपीएम को होमवर्क करना चाहिए कि यात्रा की योजना किस तरह बनाई गई है। जयराम ने केरल में सीपीएम को बीजेपी की ए टीम और इशारों में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को मुंडू मोदी तक बता दिया है। आरएसएस को लेकर कांग्रेस के ट्वीट पर अब आरएसएस ने प्रतिक्रिया दी है। संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, वह लंबे समय से हमारे प्रति घृणा रखते हैं। उनके पिता और दादा ने भी आरएसएस को रोकने की बहुत कोशिश की। संघ पर 2 बार प्रतिबंध लगाए, लेकिन आरएसएस का रुका नहीं और बढ़ता रहा क्योंकि हमें लोगों का समर्थन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि इन बयानों में सिर्फ उनकी नफरत ही झलकती है। इससे पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस के ट्वीट की कड़ी निंदा की। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस ने लोगों को उकसाने के लिए ये ट्वीट किया है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा आग लगाओ यात्रा है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस प्रकार की तस्वीर ट्वीट की है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें आरएसएस की ड्रेस में आग लगी तस्वीर शेयर की। तस्वीर पर लिखा है 145 डेज मोर टू गो। इस तस्वीर के साथ यह भी लिखा है, देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए हम कदम दर कदम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो सीपीएम ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि केरल में इतने दिन और यूपी में मात्र 2 दिन, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं और केरल में 20 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर भी कुछ ना कुछ रणनीति तैयार कर रही होगी। और सीपीएम ने जिस तरह कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस के महासचिव जयराम नरेश ने भी पलटवार किया है और सीपीएम को बीजेपी की ए पार्टी बताया है। साथ ही कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आरएसएस की ड्रेस का एक फ़ोटो शेयर किया था जिसमें आग लगी तस्वीर थी। इसी पर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। आरएसएस की तरफ से निशाना साधते हुए कहा गया है कि पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने आरएसएस को रोकने की कोशिश की थी और 2 बार प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन लोग हमारे साथ हैं और निरंतर आरएसएस का
दायरा बढ़ रहा है। तो केरल में 18 दिन की राहुल गांधी की यात्रा रहने वाली है। क्या कुछ मायने निकलकर सामने आएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के, वो आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। और रोज राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता तय करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी विपक्ष काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। सपा और बसपा की बात करें तो सपा बसपा एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां अखिलेश यादव बसपा पर निशाना साधते रहते हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात कहते रहते हैं, तो कल मायावती जी ने ट्वीट करके खुद समाजवादी पार्टी को अंदरूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, विपक्ष कितना मजबूत स्थिति में आ सकता है। नीतीश कुमार सभी विपक्षी नेताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर अनुज गुप्ता जी और कांग्रेस से अनूप वर्मा जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले अनूप वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आखिर क्या प्लान है केरल में 18 दिन और उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा मात्र 2 दिन, जहाँ पर 80 सीटें हैं। देखिए, जहाँ तक आपका कहने का मतलब है कि यात्रा यूपी में कुछ कम समय दे रही है, अभी तो बहुत से राज्य भी छूटे हैं, यात्रा के जो रूट में नहीं आ पा रहे हैं, उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक पार्टी का एजेंडा है, जहाँ पे हम लोगों ने स्थानीय स्तर पे जो प्रदेश इकाइयाँ हैं, जहाँ पे जो वो अपनी मॉनिटरिंग कर रही हैं, वो भी इस यात्रा के समर्थन में जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर यात्राएं निकाल रही हैं जी। और उनको जो भी जिला कमेटियां हैं, उनको जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित भी किया जा चुका है इस संबंध में। नहीं तो सर, जिस हिसाब से 150 दिन का प्लान लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सभी राज्यों के जगहों को काउंट किया होगा कि कहाँ पर कितना टाइम गुजारना है, तो उस हिसाब से तो साफ है कि 2 दिन मात्र उन्होंने यूपी को दिए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, यूपी
जो है, जो राहुल जी का यात्रा का रूट है वो एक अलग मुद्दा हो गया। और रही बात, अगर आप इसको कहीं चुनावी दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो उसके लिए अभी समय है, पूरा यूपी में मथा जाएगा, पूरे हर जगह पे जाया जाएगा। और जो है, जो और राज्य जिनमें ये यात्रा नहीं जा रही है वहाँ पे भी जो है राहुल जी या हमारे कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो पूरी तरीके से जो है हर जगह जाएगा और हर जगह कांग्रेस पार्टी का संदेश जाएगा और पूरे देश में जा भी रहा है। ठीक है, अनुज गुप्ता जी, जी आपको क्या लगता है? अभी अनूप वर्मा जी बोल रहे हैं कि उनकी इस यात्रा को अभी चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन सीधा सीधा देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी फायदे के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। पुष्पेंद्र जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, अनुराग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चुनाव की दृष्टिकोण से ये यात्रा हो ही नहीं रही, क्योंकि चुनाव तो वैसे हारे हुए हैं। वो इस समय अपनी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जिस तरह से कांग्रेस में बड़े नेताओं का पलायन हो रहा है, ऐसा राहुल गांधी को प्रतीत हुआ है और उनके जो भी ऊपर के नेता हैं उन्होंने बताया होगा कि अगर इसी क्रम में चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी ही अस्तित्व हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी, अनूप जी मुझे क्या लेना मुझे, कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए ये यात्रा हो रही है। क्योंकि अगर आप इलेक्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे 2024 के इलेक्शन को, तो सिर्फ ये 12 राज्यों में रैली कर रहे हैं 150 दिन में, जिसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी जो संख्या में उन्होंने दिन दिए हैं, आप देखिए तमिलनाडु में, वो केरल में आप 19 दिन दे रहे हैं, 18-19 दिन, और आंध्रा में आप लगभग 19-20 दिन दे रहे हैं। तो जहां पर 20 में से 15 सीटें आप जीत के आ रहे हैं, आप वहां इतना समय देने का क्या मतलब? अगर आप चुनाव की दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ये आप इतना समय देते नहीं। आपने यूपी में सिर्फ 2 दिन रखे, जबकि 2019 के चुनाव में यूपी से सिर्फ मात्र 1 सीट उन्होंने निकाली। तो चुनाव की दृष्टिकोण से ये यात्रा है नहीं, ये यात्रा राहुल गांधी अपने आप को बचाने प्लस कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें लगभग ये 300 से 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। तो ये सिर्फ यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो अनुराग जी की मैं इस बात से सहमत हूँ, ये चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा कांग्रेस को बचाने के लिए। और ये सही बात है, शायद ये यात्रा अगर नहीं करते तो 2024 से पहले ही कांग्रेस पार्टी खत्म भी हो सकती है। अनुप जी सहमत है मेरी इस बात? देखिए, ऐसा है कि हमें लग रहा है आपको अपनी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की चिंता है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक विचारधारा है। लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है, ये इतिहास रहा है। और पूरे देश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे भी इस देश की जनता जो है नेतृत्व देगी। तो उसके लिए जो है, जब उसके लिए जनता की अदालत फैसला करती है, ये फैसला आप नहीं कर सकते। और जो है ये, इसके लिए आप जो है चिंतित इतना ज्यादा क्यों हो रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने उस पे, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी से ही इनके, कल ही इनके वो जो थे स्मृति ईरानी जी कह रहे थे कि उनका जो बयान आया कि वो वहां पे जो है विवेकानंद जी, जबकि वो राहुल गांधी जी विवेकानंद जी के जो थे स्मारक पे पहले ही जा चुके थे। इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान तो इन लोगों की नीतियां हैं, और वो जो है उसको ये इनका आचरण है जिस तरीके से गुमराह करने की। अब जनता जो है, जो जनता के जरूरी मुद्दे हैं उनकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता, बेरोजगारी की ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है, महंगाई की ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा है, जो वादे किए थे उनका कंप्लेंस नहीं हो पा रही, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, उसका लाभ आम जन मानस तक कैसे पहुंचे, इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। केवल ध्यान है तो ये पूरी एनर्जी जो है राहुल गांधी जी के ऊपर लगा देते हैं। क्या मतलब, देश के राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इतना ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करें? क्योंकि वही हमें इलेक्शन जिताते हैं। जब से वो कमान संभाली है कांग्रेस की, हम जीत रहे हैं। देखिए सुनिए, और चिंता हमें करने की जरूरत नहीं, चिंता आपको करने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत है। क्योंकि 2019 में मात्र 60 सीटें आई थी, 2014 में, और 2019 में आपकी मात्र
52 सीटें आई थी। तो चलिए, ठीक है, ठीक चिंता है। करने की तो आप ये मान रहे हैं कि जनता नहीं आपको कोई दूसरी पार्टी जिता रही है, जनता से नहीं आप जीत पा रहे हैं ठीक है क्या? सर, ठीक है, दूसरी जनता का आपको समर्थन नहीं है। देखिए, ठीक, ठीक। जैसे केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जनता देख रही है, जनता जब देख रही है कि अपोजिट पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी में जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके मुखिया हैं, वो किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह की चीजें बोल रहे हैं, तो उसका लाभ हमें नेचुरली मिल रहा है। ठीक है। राम जी अवस्थी जी भी समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका भी कांग्रेस से यूपी में याराना रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं पाया। अभी जो सवाल है वो यह निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है वो केरल में 18 दिन देंगे, जहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं, और यूपी में मात्र वो 2 दिन की प्लानिंग करके उतरेंगे। देखिए सुशील जी, बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी को पता नहीं क्या है कि जब विपक्ष कुछ भी करता है तो उनके पेट में गुलगुले उठने लगते हैं। विपक्ष की यात्रा है, विपक्ष विरोध करे तो कहीं ना कहीं उनको लगता है इसमें तानाशाही है। विपक्ष कुछ भी करे तब मोदी जी और भाजपा समर्थकों को ऐसा लगता है कि विपक्ष कुछ ना करे, जो कुछ करे वही करे। भाई कब तक तानाशाही बर्दाश्त की जाएगी? राहुल जी आज यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें किस बात का दर्द है? वो 20 सीटों पे निकाले, ये राजनीतिक रूप पे क्यों ले रहे हैं? वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाने का सबको अधिकार है। क्या इससे पहले ये लोग सीटों के हिसाब से जाते थे? अगर सीटों के हिसाब से ही अगर राजनीतिक तुलना करनी है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होकर ये चाहता है कि जनता की भलाई हो। ये नहीं चाहता है कि आप लोग हर बार मुद्दा उठाते हैं कि मोदी जी को हटाना है। विपक्ष ये चाहता है कि कैसे महंगाई से जनता को निजात दिलाई जाए, कैसे इस तानाशाही रवैया से जनता को निजात दिलाई जाए, कैसे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस पर तो ये चर्चा ही नहीं करना चाहते, और हम यही चाहते हैं कि यात्रा 2 दिन की उनकी हो, या विपक्ष में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारे 4 दिन की जनसभा हो। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जनता के बीच तक जाना है, उनको बताना है कि किस तरीके से ये बैठकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, और अब आपका शोषण नहीं होने दिया जाएगा। हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे। अब जिम्मेदारी से आप जाग जाइए, और इन जैसे प्लोबियो जो वचन देते हैं ये लोग, इनसे अब आपको संभल कर रहना है, बचकर रहना है, क्योंकि ये देंगे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे ज्यादा, देते कुछ नहीं है। तो इसलिए यात्रा पर ज्यादा प्रश्न उठाने से बेहतर है कि अपने कार्य में सुधार करिए, जनता को महंगाई से राहत दीजिए, भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए, आम लोगों को रोजगार दीजिए। इन मुद्दों पर जो चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, जब मन आता है तो तानाशाही रवैया बना देते हैं, अग्निवीर योजना लागू कर देते हैं, जीएसटी लागू कर देते हैं, नोटबंदी लागू कर देते हैं। आप एक चीज बताइए, मोदी जी ने जो कुछ कहा आम जनता ने उस चीज को करा। अब आम जनता ने भी तो बहुत कुछ उनसे मांगा था कि आम जनता की बातों पर मोदी जी कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना जानते हैं कि अगर विपक्ष कोई विरोध करता है तो कहीं ना कहीं ये मतलब उसको कुछ ना कुछ रंग दे देते हैं, रंग कर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम है कि इसको किसी रंग में भी परिवर्तन कर दें। हमारा मानना यह है कि हम भारत देश के नागरिक हैं और तिरंगे का भरपूर सम्मान करते हैं। ठीक है, कहिए। राम जी, आपके तो नाम में ही राम जी है, तो आपसे मैं क्या कहूँ? आपको तो पार्टी भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए। फिलहाल आप, मुझे नहीं पता कि आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुन लीजिए, मुझे तो ये पता चला था कि आप सपा से हैं, लेकिन आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। खैर, ये आपकी अपनी विचारधारा है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं विपक्ष का विरोध। सुन तो लीजिए। जी बिल्कुल कहिए। देखिए, विरोध करना जनता का काम है। 2019 में भी आप लोगों ने विरोध किया, बौखलाहट उस समय भी ऐसी ही थी। 2019 का मैंडेट भी हमारे पक्ष में था, और 2024 का मैंडेट भी। सुन लीजिए, अभी तो बहुत लंबी मुझे बात कहनी है। अभी तो आपके जो सवाल थे मैं उन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। 2019 में भी आपने यही कहा, महंगाई, बेरोजगारी है, ये है, वो है, जनता परेशान है, जनता इस बार बिल्कुल भाजपा को खत्म कर देगी, मोदी जी को खत्म कर देगी। क्या फैसला आया जनता का? और जनता का फैसला आप 2024 में ही देख लीजिए। देखिए,
ये कांग्रेस में फिर से कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की चुनाव को दृष्टिकोण से ये रैली है ही नहीं। ये चुनाव को दृष्टिकोण से नहीं है, ये बल्कि कांग्रेस को बचाने के लिए रैली है। कांग्रेस पार्टी सच में खत्म हो जाएगी अगर राहुल गांधी इस यात्रा से कुछ लोगों को रोक लेते हैं, बचा लेते तो अच्छा है, वरना राहुल गांधी लीडर कहलाने लायक भी नहीं रहेंगे अगर इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस से पलायन जारी रहा। सुन लीजिए अनूप वर्मा जी, मैं इन पे अभी राम जी की बातों से मैं रूबरू हो रहा हूँ, आप पे भी आऊँगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार लगभग 9 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भ्रष्टाचार के कितने आरोप भाजपा के मंत्रिमंडल या मंत्रियों पे लगे हैं, और वहां कांग्रेस के समय में हर दूसरे तीसरे दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कोयला घोटाला। और एक बात मैं बता दूं आपको, आप सुन लीजिए, अभी 9 साल लगभग कार्यकाल हो चुका है। हमारे जितने भी मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यूपी में जो चल रहा है, सब बेदाग छवि के हैं, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हम आए ही एंटी करप्शन को लेकर मुद्दा बनाकर थे। और देखिए, जनता सब जानती है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, इनसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कारण है 12 राज्यों में आप जो है रैली कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर राज्य वो है जिसमें आपकी सरकार है। यही बात तो सत्ता के मद का अहंकार मत करिए, इससे ज्यादा पावर में कांग्रेस रह चुकी है, जिसमें जो आज आपके पास अनगणित है। यही फर्क है, आपकी जो ताकत है, यही फर्क है, आज आपकी ताकत है, आप विपक्षी दलों को तोड़ करके अपनी ताकत, आप एन प्रकरण, चाहे वो आपका जो महाराष्ट्र का उदाहरण हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश का रहा हो, केवल जोड़ तोड़ की राजनीति। अनुज जी सुन लीजिए, यही फर्क है ना, जो आप जैसे आपके पिछले डिबेट में भी हुआ था कि कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बसपा पार्टी पावर को जोड़ती है। पावर क्या है? ये सभ्यता का ही है। हम पावर की वजह से नहीं बोल रहे, जनता ने हमें ये ताकत दी है, हमें लोकतंत्र भारत में है, उसकी ताकत हमें यहाँ पर लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है। ये आप लोकतंत्र का मंत्री संसद होता है, आप विपक्ष को जो है संसद में बोलने का मौका नहीं देते हैं, इसीलिए ये यात्रा निकाली गई है। राहुल जी ने कहा अब हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता का समर्थन लेके आएंगे, तो इसलिए ये निकाली गई है। आप जो है विपक्षी, आप संसद में इस तरीके का माहौल बनाते हैं ताकि विपक्षी सांसदों को बोलने का भी मौका ना मिल सके। ये आपकी सोच है। आप देखिए, एक बात और आपने कहा 2019 की बात की गई जी, बिल्कुल आपने स्पष्ट की, तो मैं इस पे बता दूं, जनता मोदी जी को 2019 में उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थी। मोदी जी ने क्या किया, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लेके आए थे। तब की प्लानिंग उनकी क्या थी? किसान सम्मान निधि में उनकी प्लानिंग थी सभी को किसान सम्मान निधि खातों में पहुंच गई। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आपने क्या किया? आपने कहा नहीं, जो 2 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान हैं उनकी किसान सम्मान निधि वापस होगी, जो इनकम टैक्स रिटर्न देते होंगे उनकी किसान सम्मान निधि वापस होगी। इस तरीके की योजनाओं से आपने वोटों को इनडायरेक्ट खरीदा है, 2019 में ही खरीदा। और दूसरी चीज, 2019 की सरकार की आप बात कर रहे हैं तो इस पर समझ लीजिए, और मुझे आपसे जवाब भी चाहिए, इस पर बताइएगा। 2019 में बिल्कुल स्पष्ट बौखलाहट है, मेरे अंदर भी है ये। पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक में कितने भारत के सैनिक मारे गए, आपने कहा हमने उसका बदला लिया। मुझे कोई पता नहीं आपने लिया या नहीं लिया, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हमारे देश के अंदर इतना आरडीएक्स आया, 2019 से 2022 आ गई, आरडीएक्स लाने वालों को आज तक पता क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लगा पाई? उनकी सरकार है जिस पर 2019 में उन्होंने रोटियां सेक के सरकार बनाई। 2019 की सरकार की आप मत कीजिए, किन मुद्दों पे सरकार उन्होंने बनाई है आम जनता भी जानती है। गुमराह करने का तरीका आप बदल दीजिए, आम जनमानस में बहुत रोष है। आपने हर चीज को मुद्दा बनाया, चाहे आप भगवान से, आपने कहा हमारा नाम राम जी है, नाम होने से कुछ नहीं होता है, काम होने चाहिए। भगवान को बेचने का काम नहीं होना चाहिए। हम भगवान के प्रति जितनी आस्था रखते हैं, आप देखिए एक मंदिर को हटवाने के लिए आपकी पार्टी के लोग उस मंदिर को हटवाने की बात करते हैं। अब बात करते हैं आस्था की, बात करते हैं मुद्दों की। कैसे मुद्दों की आस्था की बात करेंगे? मेरा प्रश्न सीधा है, आम जनता की भलाई हो। हम धार्मिक रूप से अलग हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो जनता के हित की बात करेगी। तो अब अवस्थी जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर आपकी क्या रणनीति रहेगी विपक्ष में? 2022 में यूपी की जनता, आपने देखा ही है 2022 के चुनाव में यूपी की जनता ने
भरपूर समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया। ठीक है। कैसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां सीटों पर जबरदस्ती की, बिल्कुल रिजल्ट स्पष्ट है, कहां नहीं दिखाया गया, बहुत दबाव था प्रशासनिक लेवल पर। 2024 में भी आप यही कहेंगे? 2022 में मतलब नहीं, हम हारे नहीं। कहने का मतलब है सरकार आपकी बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी, बीजेपी की सरकार बन गई। बिल्कुल बिल्कुल छल फरेब से बनी है। आम जनता ने हमें बहुत अच्छा मैंडेट दिया, आपने भी देखा है, हम वोट प्रतिशत में बहुत अच्छे आए हैं और 2024 में ये मत प्रतिशत हमारा बहुत अधिक होगा और 80 में 75 हम सीटें जीत रहे होंगे। लेकिन आपकी पार्टी के जो गठबंधन में थे ओम प्रकाश राजभर जी, वो चुनाव हारने के बाद खुद ही बोल रहे थे कि हमें तो पहले से ही पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं, और कहा इसलिए नहीं कि और ज्यादा सीटें कम हो जाएंगी। देखिए, जो समर्थन कर रहे थे हाँ। अब है या नहीं है, हाँ। आप जानते हैं कि कुछ लोग सत्ता में रहने के लिए ही आते हैं, हाँ। सत्ता के साथ ही होते हैं, हाँ। लेकिन हाँ। हमारे साथ वो लोग, हम उनको ज्यादा मजबूत मानते हैं हाँ। जो विपक्ष में रह के संघर्ष करना जानते हैं। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है हाँ। और हम सरकार में है या नहीं है ये जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने सही बात कही। जो लोग आकर गठबंधन करते हैं उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, ये कहना चाहते हो? नहीं, ये सबके साथ ऐसा नहीं अभी होता अपनी है। बातों पर नहीं, रहना। नहीं, हम आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग आते हैं, हाँ। लेकिन जब सत्ता नहीं मिलती है तब उनको कुछ कमियां नहीं नजर तो आती हैं। गठबंधन भी तो सत्ता में रहने के लिए किया जाता है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहने के लिए गठबंधन नहीं किया था। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना था कि जो भी छोटे छोटे दल हैं, जिनकी मानसिकताएं, जिनकी सोच ये है कि बीजेपी को हराना है और स्वतंत्र लोकतंत्र को बचाना है, तो चुनाव के बाद तो हटा साथ क्यों लिया और हमने नहीं हटाया। नहीं, आप ये बिल्कुल है, आपके रणनीतिकार उन पर बैठकर शिकंजा कस रहे हैं, जिससे उन पर दबाव डाल रहे हैं। आप बैठ के पूछिए ना। वैसे मैं एक बात कहना शिकंजा कस के वैसे एक बात कहना चाहूंगा, उनको दिल्ली बुलाकर उनसे कहते हैं कि गठबंधन तोड़ दीजिए, हमारे राष्ट्रपति पार्टी को समर्थन दीजिए। इनकी जो है पॉलिसी ही हमेशा जोड़ो और तोड़ो और राज करो की वही अंग्रेजों वाली पॉलिसी रही है। देखिए, तो ये विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं पे वैसे जो है मैं बात कहूंगा, प्रभावित- जैसे यूपी में सपा और केंद्र में आपकी कांग्रेस विपक्ष का रोल अच्छा निभा रही है, और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आने वाले आगामी चुनाव में भी इन्हें विपक्षी भूमिका में ही रखें। देखिए, विपक्ष ऐसा- की भूमिका, ऐसा आप लोग की है ना। बातें जनता की अच्छी उठा रहे हैं, मुझे लगता है। जनता का विपक्ष में रह के पर, जनता सत्ता का में रह के निर्णय कभी नहीं उठाते। जनता का निर्णय जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने अपील करने की बात की नहीं, थी। नहीं, आप- अपील तो कर ही सकते हैं। अपील आप जब कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाए तो करिएगा। आपने सत्ता की बात की तो वाकई हमने जनता के हित की बात करी, हमने जनता जनता की सत्ता हित की में- बात करते सत्ता- तभी तो ये मैंडेट आया। देखिए, सत्ता में मैं आज- कह रहा हूं 2012 से 17 तक की आप समाजवादी पार्टी की योजनाओं की तुलना आप अपने 2014 से लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक 2022 तक आप नहीं बता राम पाएंगे। जी, अवस्थी आप जी, पीछे अगर आपकी जाएंगे। योजनाएं, आपका मैनिफेस्टो इतना ही अच्छा था, इतना ही अट्रैक्टिव था, तो जनता ने आपको चुना क्यों नहीं? देखिए, जनता को आपने गुमराह किया। मैंने फिर स्पष्ट कर रहा हूं, आप जनता को जनमत पर वोट देने के लिए कहते ही कहां हैं? आप उनको गुमराह करते हैं। अवस्थी जी, जी। अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि इन लोगों ने जनता को गुमराह किया, तो गुमराह तो आप भी कर सकते हैं चाहें तो। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा की है। हाँ। हम लोग ये नहीं करते कि इनको जोड़ो, इनको तोड़ो। नहीं तो आपको लग रहा है कि जनता बहुत भोली है, वो किसी भी के भी कहने में आकर गुमराह हो नहीं, देखिए, जनता को गुमराह करना तो इनके हाथ अभी में ईवीएम रहा की है। बात करेंगे, ईवीएम को हैक कर लिया, हमने सब कुछ बदल दिया। आप ईवीएम की बात देश तो आप में कर रहे लोकतंत्र हैं। बचा नहीं है, देश में बेरोजगारी हो गई लोकतंत्र है। बिल्कुल नहीं बचा है। अब- लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचा है। लोकतंत्र को आपके द्वारा समाप्त किया जा रहा है। अगर- कोशिश की जा रही है लोकतंत्र को खत्म करने की, और ये जनता भी समझ चुकी है। जनता जानती है कि आप लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जनता समझ कैसे चुकी आपने तभी- महाराज को ठगा, जनता किस समझ तरीके चुकी से है, राम जी आपने- जनता समझ चुकी, तभी तो हमें मैंडेट दे रही है। उसे देखिए, पता है कि नहीं, पार्टी कौन सी सही है। मैंडेट इससे जनता समझ चुकी है, सही कह रहे हैं आप। नहीं, तो इसका मैं इस मतलब बात का समर्थन करता हूँ। आप समर्थन कीजिए ना। मैंडेट इससे पहले कांग्रेस पार्टी को मिलता, तो आप क्यों कहते 70 साल खराब रहे? तो इसका मतलब जनता उसके साथ थी। अब आपके साथ है तो आपको लगता जनता ने उन्हें है देखा। जनता के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आपका तो अभी 10 साल का कार्यकाल नहीं हुआ केंद्र में। आप तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बराबर नहीं पहुंचे। आप तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जनता हमको ही समर्थन कर रही। 10 साल तो मनमोहन सिंह को भी समर्थन किया था, 10 साल आपके भी पूरे हो रहे हैं।
अब आपके भी दिल लद गए हैं, आप जाने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए। अब समय आपका, जनता समझ चुकी है, जनता आपको हटाने वाली है और विपक्ष को लाने वाली है। जनता जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। जनता को अगर लगेगा कि हम उनके लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए आप कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो चंद जो है उद्योगपति मित्रों के लिए कर पा रहे हैं सारी चीजें, चाहे रेलवे हो। देश कहां से कहां पहुंच गया है, आप उद्योगपति बैठे हैं। जितनी भी बुनियादी चीजें हैं केवल उद्योगपतियों के हाथ में आप देते चले जा रहे हैं। जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है, जो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के ऊपर जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की सेवाएं थी वो आप जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करते चले जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बात की, मैं आपसे कहता हूं आप बाहर निकल के चलिए और देखिए आम आदमी की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है। आम आदमी के पास रोजी रोटी के साधन नहीं है, मजबूर है, विवश है, लेकिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं। आप जमीन पर कोई अनुभव नहीं है आपके पास। आम जनता त्रायाम बचा हुआ है, टैक्स पे टैक्स दे रही है, लेकिन उनके लिए कोई हितकर योजना नहीं है। आप 2022 की सरकार की बात करें, 2022 में आपने इसी जनता को आपने लालच दिया मुफ्त राशन की प्लानिंग पे। आज वो मुफ्त राशन क्यों बंद किया, किस वजह से आपको बंद करना पिया? आप बताइए, अगर उस जनता ने आपको मुफ्त राशन पे वोट दिया और आप उस वोट को क्या वापस कर देंगे इस जनता को कि अब आप मुफ्त राशन बंद कर रहे हैं? मोदी जी के दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो सपा बसपा कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। मुझे बोलने दीजिए, यहाँ पर मुझे बोलने दीजिए। राजनीति का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब देखिए ऐसा है, अभी आपके ही एक वरिष्ठ नेता ने ये बात कही कि राजनीति का मतलब केवल सत्ता में बने रहना ही नहीं होता। अनूप जी सुन लीजिए, राजनीति में अरे मैं आपकी बातों का जवाब तो दे दूं, मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं। आपका नंबर आएगा फिर आप आराम से चिल्लाना, जितना मर्जी चाहे चिल्लाना, मैं सुनूंगा। पहले सुन लीजिए, जो ये बात कर रहे थे मोदी जी का विजन। देखिए, जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं और उन्होंने भारत की कमान संभाली है, वो हमेशा गरीब और बिल्कुल अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो या केंद्र की हो, आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए सोचने ही हमारा कर्तव्य है और हम उसी विचारधारा से चल रहे हैं। आप ये कह ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितनी बड़ी बड़ी योजना, किसी ने सोची थी आज तक? 100% पेनिट्रेशन इस समय एलपीजी का। जो महिलाएं चूल्हे पर रोटी बनाती थी, जो महिलाएं धुएं में घुटती रहती थी, उनके हर एक घर पे एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। ना सिर्फ सिलेंडर पहुंचाया है, सिलेंडर है वो रिफिल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सुनिए, अब आप देखिए, तर्क पे तर्क कर रहे हैं। सिलेंडर है, रिफिल नहीं दे सकते। सिलेंडर दिया है, रिफिल भी आपको साल में 2 फ्री दे रहे हैं। आप देखिए, एक बजट होता है, पूरे आप एक अपने बजट का डिवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं इसको लगाना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक ही चीज पर सारा बजट लगा देंगे। बजट जो है, आप उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक, किसने 10 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ किया गया है। ठीक है, किसने आपको ये आंकड़े दिए हैं? ठीक है, आप ठीक है अनुज जी, मैं बताऊंगा। अभी अवस्थी जी ने भी कहा महंगाई को लेकर, ठीक है, आम आदमी की स्थिति कैसी है और रियल में अभी आम आदमी परेशान है अगर बाहर निकलकर देखा जाए तो। और दूसरी बात आपने कही कि उज्ज्वल योजना के तहत सभी को मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया। ठीक, अब मैं आपको एक सीधी सीधी स्कीम बताता हूँ। जब जियो लॉन्च हुआ था तो सभी को फ्री में सिम कार्ड दिए गए थे, फ्री में नेट दिया गया था। ठीक है, तो फिर सभी लोगों को उसकी आदत लग गई, उसका रिचार्ज बढ़ा दिया तो सबको कराना पड़ा। ठीक है, अब मोदी जी ने गैस सिलेंडर तो दिया, लेकिन भरवा तो वही लोग रहे ना जिसके पास है, तो वो कहाँ से भरवाएंगे? आपको पुष्पेंद्र जी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नॉर्मल कनेक्शन है गैस का और उज्ज्वला कनेक्शन है उसमें डिफरेंस है। जो उज्ज्वला कनेक्शन धारी हैं उनको सरकार ने 200 रुपए सब्सिडी दे रखी है, जबकि नॉर्मल गैस कनेक्शन पर नॉर्मल रिफिल लेने पर नहीं है। ये सहूलियत सिर्फ गरीब लोगों को है, उन लोगों को है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो इसमें नहीं है, हर तरह से सरकार गरीबों के लिए सोच रही है। और जैसे आपने कहा, ये जो आम आदमी की आय कम या कुछ, देखिए कुछ दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत है। इतने युद्ध हो रहे हैं, जैसे आपका इस समय रशिया का यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इनसे ही बहुत फर्क पड़ रहा है। इनसे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। और देखिए, क्रूड ऑयल पे
हमारी इकोनॉमी क्या पूरे संसार की इकोनॉमी डिपेंड करती ठीक है, है। क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनसे कुछ चीज़ों में अभी राहत नहीं मिली, लेकिन हमारी सरकार जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो सबके लिए कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और ये जनता का मैंडेट बताता है कि हमारी सरकार जनता के लिए कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बाकी जो हमारे ऑपोजिट पार्टीज हैं उनका हमेशा ये कहना है, अब जैसे मैं इस मुद्दे को कहना नहीं चाह रहा था फिर भी कह रहा हूँ, आइडियोलॉजी की बात करें अभी हमारे अनूप वर्मा जी कांग्रेस की, अभी शायद कल या आज मुझे याद नहीं है कि वो एक उन्होंने फोटो शेयर किया अपने कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से ट्विटर की, जिसमें एक आरएसएस के निक्कर में आग लगा के दिखाई। ये कितना ही शर्मनाक है, एक नेशनल पार्टी जो इस तरह की चीजें कर रही है, और ये आरएसएस एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। आपने 70 साल में आरएसएस को खत्म नहीं कर पाया तो आप अब कर लेंगे। आप ये सपना देख रहे हैं। आरएसएस का मतलब है देश के हित में जो सोच रहा है। आरएसएस ने हमेशा देश के हित में ही सोचा है और देश को जोड़ने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम नहीं किया है। ये क्या है, ये बता सकते हैं नेगर की पॉलिसी कहाँ से आई है? कहाँ से आई मतलब? ये इटली से आई हुई है, ये वो इटली की सेना उस टाइम पे। देखिए हर चीज कहीं ना कहीं से आई है, कहीं ना कहीं से जन्म हुआ है। आप और नई बात ये कि जो है वो उनकी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना मतलब जो है पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना यात्रा का हमारा उद्देश्य, जो मेन मुद्दा हमारा था, और इसके माध्यम से लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। और आगे आगे जैसे अभी तो केरल में आपकी सरकार है, अभी तो लोग यात्रा में अभी तो हमने 10 दिन भी नहीं पूरे कर पाए हैं यात्रा ने। आप आगे देखिएगा और एक कारवां बनेगा पूरे देश में, जो है एक जो सारे लोग जो है मिलजुल करके जिस तरीके का वातावरण पहले था उसी तरीके से दोबारा से कायम हो जाएगा देश में, और पूरा हार्मोनी आएगी और पूरा देश एक साथ चल पड़ेगा। नहीं अनूप जी, ऐसा क्या पॉइंट दिए है क्या कि इस यात्रा से ये होने वाला है? नहीं ठीक है। या किसी देखिए जब भी कोई क्रांति आई, जैसे पहले महात्मा गांधी जी ने भी एक बार यात्रा शुरू करी थी, भारत उस टाइम पे थे भारत छोड़ो जो अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था, तो एक यात्रा है। जब भी कभी हमें पूरे देश के लोगों को किसी कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो है वो चलना पड़ता है, तो अब इसमें जुड़ रहे हैं। और ये लोग जो है अपनी पॉलिसी या अपने उसमें सुधार करने की जगह केवल इनका जो है उद्देश्य ये है कि उसमें कोई ना कोई इस तरीके की बातें करना। नहीं तो अनूप जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केरल से सांसद हैं वायनाड सीट से राहुल गांधी जी, तो इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और यूपी वालों ने उनको सांसद बनाया नहीं, तो उन्होंने सोचा यूपी में क्या ज़्यादा टाइम देना। भूपेंद्र जी मैं कह रहा हूँ यूपी वालों ने इसलिए इतने दिन है, उन्हें लग रहा है कि 2024 में केरल भी ना हार यूपी जाए। वालों ने उन्हें कई बार सांसद बनने का मौका दिया है बिल्कुल यूपी दिया से, है, ठीक है। बिल्कुल। और लोकतंत्र है, कभी कोई कहीं से मतलब जो है एक सीट लूज कर गया, दूसरी सीट वो जीत गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो यात्रा की एक प्लानिंग हो गई तो उसमें जो है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा का मूवमेंट जो है पूरे देश में जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी तो ये 22 राज्यों से होता हुआ गुजर रहा है, बाकी राज्यों में भी 22 नहीं 12 राज्यों से मतलब जो है सारी जगह जो भी हमारे स्टेट्स हमारे छूट रहे हैं वो सारे स्टेट्स में पूरा मूवमेंट जाएगा। और स्थानीय इकाइयों को भी एक्टिव करने की, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात पूछी थी, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय लेवल पे जो है स्थानीय संगठन को एक्टिव कर दिया गया है और स्थानीय लेवल पे भी यात्राएं निकलेंगी। चलिए ठीक है। अवस्थी जी, अभी आप कहते रहते हैं कि बीजेपी को रोकना है और बीजेपी से आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन रणनीति कहाँ पर है? क्योंकि अगर विपक्ष की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के नाम पर सब सिर्फ टूट फूट है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बसपा पर ट्वीट किए कि वो अंदरूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। अभी कल मायावती जी ने सपा पर निशाना साध दिया, समाजवादी पार्टी को बीजेपी की टीम बता दिया। देखिए ये तो बहन जी जाने, लेकिन सच्चाई सबके सामने है और बहन जी कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिल्कुल समाप्त हैं। वो बीजेपी की टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी ने पता नहीं कैसे लोगों में चर्चाएं थी कि वो उनको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए भेजने वाली थी, नहीं बनाया। हो सकता है बीजेपी का उतना सहयोग वो नहीं कर पाए हों, तो ये बसपा
उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी को बी टीम बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ही लगातार बीजेपी से संघर्ष कर रही है। तो ये तो बताना जनता जानती है, बिल्कुल बेकार है, कोई इसका मतलब नहीं है। आपने बात करी, इससे पहले एक चर्चा हुई, मैं उस पर जरूर करूंगा कि आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजना दी, एक योजना बता पाए, तो मैं उसके बारे में बता देता हूं। पहले सिलेंडर की कीमत 400 साढ़े 400 रुपए तक रही थी जब आपकी सरकार आई थी, और कनेक्शन की कीमत 1600 रुपए होती थी। आज गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए है। और आप मुझे ये बताइए, अगर साल में 9 सिलेंडर व्यक्ति लेता है तो क्या वो कनेक्शन नहीं ले सकता था? कनेक्शन ले सकता था। आप केवल इस फर्जी तरीके से उन्हीं का पैसा उनमें घुमाकर योजनाओं को खाली सड़क पर लाते हैं। ये योजनाएं बिल्कुल विफल है। दूसरी चीज, आपने कहा, मैं आपको इस बात पर बिल्कुल टोकना चाहूंगा क्योंकि आपके सुनिए, आपकी नॉलेज थोड़ी कम है इस बारे में। मैं आपको जानकारी देना सुन लीजिए। यहाँ पर नेशनल टीवी में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं तो उसको आंकड़े भी आपके पास होने चाहिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, उज्ज्वला योजना एकदम गरीब लोगों के लिए थी, और जो आपको आंकड़े पता नहीं है, उज्ज्वला योजना में रिफिल कंजप्शन कितना है, मेरे ख्याल से 30% है। यानी वो एक साल में 3 से 4 रिफिल लेते हैं। एक साल में 9-10 रिफिल उज्ज्वला योजना वाले कोई यूज नहीं करते हैं। वो अत्यंत गरीब परिवार से हैं, उनको ये, और हर परिवार को अगर एक परिवार में 3 फैमिलीज रह रही हैं तो तीनों फैमिली को कनेक्शन दिए गए हैं, तो उनका कंजप्शन इतना है ही नहीं। आप ऐसे 12 रिफिल तो आम इंसान यूज नहीं करता है। 12 की बात नहीं की, 6 से 9 अभी आप 6 पे आ गए, अभी आप 9 पे नहीं 9 यूज करते हैं। पहले जब 425 का सिलेंडर था तो सब्सिडी होती थी उसमें, आज सब्सिडी नहीं है। और ये सुनिए, नहीं है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड नहीं कर रहे, आपने फर्जी कॉल लगा के उनकी सब्सिडी छुड़वा दी। जो लोग नहीं छोड़ना चाहते थे आपने उनकी सब्सिडी छुड़वा दी। अब वो मांग रहे हैं, एक कहावत है ना, एक कहावत है, आप सब्सिडी कहावत है, मैंने नहीं पता आपने सुनी नहीं सुनी है, अधजल गगरी छलकत जात, या दूसरे रूप में कहेंगे थोता चना बाजे घना। आपको जानकारी नहीं है, आप बोल रहे हैं। आप जानकारी करिए। अगर 6 सिलेंडर यूज ना करते हो, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आपने कहते 3 सिलेंडर में काम चलता है। ऐसा एक परिवार बताइए जिस परिवार में 3 सिलेंडर में काम चलता हो। क्या आप चूल्हा जलवाने की बात करते हैं? आप जानकारी आदि की बात करते हैं? आप पूरी जानकारी बताइए। 3 सिलेंडर में एक परिवार का गुजारा साल भर आप कैसे कर देंगे? क्या आप चाहते हैं कि वो केवल गर्म पानी करके पी के सो जाए? ये योजना है आपकी, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप आधी जानकारी की बात कर रहे हैं। मुझे पूरी जानकारी है। कोई परिवार नहीं है, मैंने 3 सिलेंडर का नाम ही नहीं लिया है। आपने लिया, अभी आपने लिया, आपने कहा 30% बोला, 3 सिलेंडर की बात आपने की, का मतलब कितना? आपने कहा आधी जानकारी है। 6 सिलेंडर से कम पर आप मुझे बिल दिए, आपने कहा आधी जानकारी है। 9 बता रहे थे ना। और सुनो, आपकी गवर्नमेंट ने यूपीए सरकार ने एक बार 6 सिलेंडर आम लोगों के लिए भी कर दिए थे। आपको जानकारी शायद नहीं होगी। आप 9 सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लिए बोल रहे हैं, आपने आम लोगों के लिए 6 सिलेंडर किए थे, आपको याद है? सब्सिडी तो देते थे, आपने सब्सिडी ले ली। ठीक है। अब यही मुद्दे बनेंगे जो आगे चुनाव में काम आएंगे। महंगाई है, अगर लगता है एक बात और कहनी है, आपने प्रधानमंत्री जी के विजन की बात की, आप इस बात को लीजिए। 4000 रुपए का एक कनेक्शन है जिसको प्रधानमंत्री ने निःशुल्क दिया है आपके लिए। अगर आपको जानकारी 9 करोड़ से ऊपर आपको जानकारी फिर नहीं है। आप बात कर रहे थे जानकारी की, 4000 रुपए में कनेक्शन ही नहीं है। आप जानकारी करके आइए। ऐसा है, सिलेंडर हमेशा ऑयल कंपनी की संपत्ति होता है। सिलेंडर जो दिया जाता है किसी भी उपभोक्ता को, वो ऑयल कंपनी की संपत्ति होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? आप समझ ही नहीं रहे उस चीज को। संपत्ति है, आपको सिक्योरिटी अमाउंट तो देना पड़ता है ना। तो सिक्योरिटी अमाउंट जस्ट कस्टडी में एक अमाउंट तो आपको देना तो पड़ेगा, बिना दिए आपको मिल जाएगा। कस्टडी आप मुझे जानकारी से बता दीजिए। आप नहीं, देखिए 4000 रुपए कौन? ठीक है। अवस्थी जी कह रहे हैं 4000। अवस्थी जी ठीक है। क्यों नहीं ज्यादा है, बता दीजिए। आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ। नहीं तो अगर इसी मुद्दे पर रहेंगे तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? मान रहे हैं कि महंगाई है और महंगाई का एक मुद्दा भी बनेगा, ठीक है। बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी है तो सभी मुद्दे आएंगे, ठीक है। लेकिन
चुनाव के टाइम पर आएंगे सभी पार्टी। भ्रष्टाचार भी है, मैं भी एक भी कहता हूँ, भ्रष्टाचार भी है सरकार में जो है। बिल्कुल 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 ठीक है। जब तक लेकिन सुनिए, एक बात समझ में नहीं पुष्पेंद्र आती। जी। मैं अनु वर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जितने भी मुद्दे हैं, महंगाई मान लो, बेरोजगारी मान लो, भ्रष्टाचार मान लो, ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो सभी पार्टियां ठंडी पड़ी हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी जरूर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, बाकी हर जगह सब माहौल ठंडा है। अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो धीरे धीरे सभी पार्टियां मुद्दे उखाड़ने शुरू कर देंगी। तो मतलब तभी क्या लगता है कि चुनाव से पहले ही हम इन मुद्दों को उखाड़ें? अगर आज लग रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो अब से तब तक लड़ो कि तब तक जीत ना हो जाए। नहीं, जब भी कभी कोई जन विरोधी निर्णय आते हैं उसके लिए हमेशा हम लोग को उस पे जो है संसद, सड़क, जो भी माध्यम है, स्थानीय स्तर पे, जिला मुख्यालय, ब्लॉक लेवल, तहसील पे हर जगह जो है उसका विरोध दर्ज कराते हैं। गवर्नर या महामहिम राष्ट्रपति महोदय के से अनुरोध करते हैं कि जनहितकारी मुद्दों पे तुरंत तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। तो ये हमारा जो है हमेशा से वो रहा है। पुष्पेंद्र जी, इनकी महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है बस सत्ता में आने का लालच, लोभ, पावर का गलत इस्तेमाल करना, जो आज तक करते चले आए हैं। और अब आज के समय में वो संभव नहीं है, क्योंकि जो सरकार अभी पिछले 2 बार से है उसको जनता ने देख लिया है, परिवर्तन भी ऐसा देख है। लिया है। और ये आपने ठीक है। नई सत्ता ठीक है, प्राप्त की, इनके पास सत्ता में आने से पहले संघर्ष की तो कोई इनका इतिहास है अरे भैया, नहीं। मेरी- इस सत्ता में आने से अनूप पहले जी, कांग्रेस मेरे पार्टी पास के कोई नेतृत्व सत्ता नहीं है, मैं कांग्रेस सवाल भी नहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है पूरे देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई। ठीक है। इनके पास कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है जिसके आधार पे ये कह सके। अनूप वर्मा जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जब देश के लिए लड़ी होगी तो तो जनता ने समर्थन भी दिया होगा। देखिए, आज की बात करिए, आज की, देखिए ऐसा है, जब आपकी और पार्टी वही- की सरकार थी नहीं। तो आपको जनता ने समर्थन दिया था, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। हाँ। आप ये सोचो कि एक बार आप सरकार में आ गए तो आप जिंदगी नहीं भर नहीं, सरकार में लेकिन रहेंगे। कांग्रेस ने कभी अगर तानाशाही रूप अपनाया होता तो जिस तरीके से आज आप सरकार की व्यवस्था को चला रहे हैं उस तरीके से विपक्ष को जो है बिल्कुल जो है साइडलाइन करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करने की मतलब अपनी साजिश करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस के जब उस टाइम पे हम जब अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो आज जो है चोरों से भी लड़ने के लिए हम लोग जो है तब लड़े थे गोरों से, और अब लड़ेंगे चोरों से। इसी की तर्ज पे ही ये यात्रा निकल रही है। अच्छा, नहीं, वो आप चीज़ इस ठीक है। जैसा सर आप बोल रहे हैं कि कभी कांग्रेस ने तानाशाही नहीं की, लेकिन बीजेपी बार बार कांग्रेस पर सवाल उठाती रहती है। जैसे झारखंड के दुमका में एक मामला हुआ था, वहाँ पर शाहरुख नाम के लड़के ने एक हिंदू युवती पर पेट्रोल जलाकर उसकी हत्या कर दी थी। ऐसे लोगों का बचाव करना, बीजेपी हमेशा हमलावर रही है कि ऐसे विशेष समुदाय की तरफ कांग्रेस का हमेशा झुकाव रहा है और वो बचाने की कोशिश करते हैं। जाने कितने आरएसएस वाले कांग्रेस ने मान कभी रही है। जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं करी। अगर कोई भी दोषी है वो किसी भी संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और कोई दूसरे मतलब कोई बहुसंख्यक संप्रदाय है, किसी माइनॉरिटी में केवल एक ही बिरादरी, एक जाति नहीं आता, एक ही वर्ग नहीं आता, माइनॉरिटी में बहुत से वर्ग हैं, उसका जैसे जहाँ पे जिस वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं तो ऐसा भी ना हो कि उसका उत्पीड़न हो सके। तो यहाँ हर एक आदमी को अपने जो है, जो हमारे संविधान में जो है मूल शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उसके आधार पे हर एक आदमी को जो है किसी भी जो मूलभूत उसका अधिकार है उससे वंचित ना किया जाए। ठीक है अवस्थी जी, ऐसे ही कुछ आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगते रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार बोला भी था कि मुस्लिमों की बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो समाजवादी विचारधारा की है जी। उसमें ये कतई नहीं है कि हम किसी एक समाज को, एक वर्ग को लेकर चल रहे हैं। हम सभी को समान रूप से लेकर चल रहे हैं। जिसका जब उत्पीड़न किया जा रहा था तब तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेताजी ने कहा था जहां जिसका उत्पीड़न होगा हम उसके समर्थन के लिए खड़े हैं। वहां पर कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। ये केवल और केवल बीजेपी की रणनीति है कि इसको धर्म में बांटना है, किसको मजहब में बांटना है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो पाए, क्योंकि संविधान में सभी को समान शक्ति प्राप्त है और सब भारतवासी हैं।
एक हिंदुस्तान में रहते हैं, तो इसलिए कोई भी ऐसी बांटने की राजनीति हम लोग कभी नहीं करते हैं और ना करेंगे। इसी विचारों पर हम लगातार संघर्ष करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और पूरा कुनबा जो ये लगाए हुए हैं कि कोशिश करने में, रोकने में, कि कैसे भी समाजवादी को रोकें और एक जो विचारधारा है इनकी, उसकी सरकार बनाए रखे, ये संभव अब नहीं है। कोशिश करके इन्होंने मैं अवस्थी जी, मैं यही बात तो कह रहा हूँ विचारधारा वाली, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं सबका कहीं ना कहीं एक साइड उनकी विचारधारा झुकी हुई है किसी एक समुदाय के प्रति। आपकी सरकार में अगर मुजफ्फरनगर कांड की बात करें तो वहाँ पर 2 भाई थे, गौरव और सचिन। वो अपनी बहनों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, एक विशेष समुदाय ने उनको मार डाला। देखिए, और ऐसे मामले एक नहीं थे उस सरकार में, काफ़ी थे। अपवादों की बात रहती है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने तुरंत कार्रवाई की है। आप देखिए परिणाम, हमेशा कार्रवाई हुई है। अखिलेश यादव जी की जो सोच है वो आप देख रहे हैं ना, युवाओं की वो सोच से प्रभावित रहते हैं। आप यहाँ बैठे हैं हमारे इंजीनियर अनुज गुप्ता जी, ये भी प्रभावित रहे हैं अखिलेश यादव जी से। ये कह नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने इस देश को, इस प्रदेश को वो चीजें दी हैं। आप देख लीजिए उनकी योजनाओं को, 100 नंबर जब उन्होंने दिया है तो देखिए विदेशों तक ने उनको सम्मानित किया। अखिलेश यादव की सोच बहुत अच्छी है। चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो, एक्सप्रेस वे के बाद इन्होंने नए एक्सप्रेस वे बनाए, लेकिन उस तरीके का एक्सप्रेस वे नहीं बना पाए। अखिलेश यादव जी ने जो काम किए वो जाति, धर्म, मजहब के नाम पर काम ही नहीं किए। इनका कार्य था कि कैसे करके भी धर्म और जाति में बांटा जाए, इनको रोका जाए, ऐसे कार्य करा जाए। लेकिन अखिलेश जी ने सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्य किए, विकास की रणनीति पर आगे बढ़े, और जहां उनको लगा कि ये तरीके की घटनाएं हो रही है, वहां तुरंत एक्शन किया और कार्रवाई करी। राम जी अवस्थी, ये हाथरस की घटना आपको याद होगी, उन्नाव में हुई, ये एक बिल्कुल मानव प्रकरण चल रहा है। तो इस सरकार में तो हम किसानों का ही मुद्दा उठा लेते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि उनके साथ भी जो हुआ है, उनके लिए जो बिल आए थे किसानों से पूछकर तो आए नहीं थे, क्योंकि उनसे पहले चर्चा करनी चाहिए थी। ठीक है, किसी के लिए अगर कुछ कानून बन रहा है तो पहले उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। मैं इस पर कहना चाहूंगा, मोदी जी के विजन की बात की थी, मैं मोदी जी के विजन की बात बता दूं। मोदी जी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या किया उन्होंने, कि देश को बेचना शुरू किया। और बेचने की परंपरा का उद्देश्य देखिए कि हम प्राइवेट हाथों में देंगे तो उससे हमारा कहीं ना कहीं फायदा होगा। आप स्पष्ट रूप से देखिए, कोई भी चीज अगर अडानी जी खरीदते हैं तो उसके लिए हमारे टैक्स से जो पैसा जमा होता है उससे उनको कर्जा दिया जाता है, उस कर्जे से वो उस संपत्ति को खरीदते हैं। इससे देश का भला होगा, ये विजन है मोदी जी का। इस तरीके से अडानी जी को तीसरे नंबर पर लेके आए, ये मोदी जी का विजन है। किसानों के लिए 3 बिल लेके आए, किसानों को समझ में नहीं आया, लेकिन अडानी जी कह रहे थे नहीं, इससे हमारा फायदा होगा, आप इस बिल को बनाए रखिए। इस तरीके की मोदी जी योजना लेके आते हैं। आप एक चीज और देखिए, इन्होंने एक नारा दिया था, मैं भी चौकीदार। मैं उस समय समझ नहीं पाया था, पता नहीं क्या नारा है मोदी जी का, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब जाके स्पष्ट हुआ, अग्निवीर जब आई तब इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता कह रहे नहीं, अगर अग्निवीर योजना 4 साल के बाद सबको हम बीजेपी कार्यालयों में मैं भी चौकीदार के रूप में नौकरी देंगे। ये योजना युवाओं को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, वो चौकीदारी की नौकरी करेंगे आपके कार्यालयों पर, इसलिए युवा यहाँ बढ़ रहा है। अनुज गुप्ता, देखिए ये सिंपल बौखलाहट है और कुछ नहीं। अभी जैसे वो अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, सोच बहुत अच्छी है, विचारधारा बहुत अच्छी है, और वो किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है ये सपा के कार्यकर्ता ही तक ही बात जाती है, जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अगर ये आपकी बातें सब सही हैं कि अखिलेश यादव इतनी ही अच्छी सोच रखते हैं, इतनी अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, इतना अच्छा विकास कर सकते हैं, तो क्यों नहीं जनता ने इस बार उन्हें चुना। 2002 इलेक्शंस हो गए, अब 2017 में हम जीते, 2022 में हम जीते हैं, तो क्यों जनता ने दोबारा हमें चुना, क्यों योगी जी की सरकार को दोबारा चुना? तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 2003 में हम जीते, जब 2012 में हम जीते, आप 2 बार हारे, आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आप भी तो लगातार विपक्ष में रहे, आप 2003 में भी हम जीते, 2012 में भी हम जीते, आप हारे। देखिए ये जनता है, जनमत देने का उनको अधिकार है, और हमको तो जनता के जनमत को मानिए कि हमारी नीतियां सही नहीं थी, हमारा नहीं था जी, और मानते क्यों नहीं? 2012
2012 में आप 48 सीटों पे थे, 2017 में 125 सीटों पे, ये भी देखिए। अनुज गुप्ता जी, जी अभी कुछ जो योजनाएं पहले से चल रही थी और जो सभी लोगों के लिए सहूलियत प्रदान करती थी, ठीक है, उनमें बदलाव करना कहाँ तक जायज है? जैसे अभी अग्निवीरों की बात चल रही थी, ठीक है, अग्निवीर जो योजना चलाई है, ठीक है, तो इससे तो जो युवा हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, मुझे बोलने दीजिए आनंद जी। बदलाव प्रकृति का नियम है ठीक। और ये सबको इससे गुजरना होता है। और जो योजनाएं आ रही हैं, ये यकीन मानिए ये बहुत अच्छी बेनिफिशियरी नहीं, योजनाएं बिल्कुल हैं। बिल्कुल, लेकिन गुप्ता जी फिलहाल ऐसा लग रहा है बदलाव प्रकृति का नियम नहीं है, बदलाव मोदी जी का नियम है। अब आप देखिए, मोदी जी देश हित में ही सोच रहे हैं, मोदी जी जनता के हित में ही सोच रहे हैं। देखिए, मोदी जी का अपना कोई ऐसा परिवार नहीं है, वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। मोदी जी की पॉलिसी जो है, अभी उन्होंने CISF में जो नई रिक्तियां जो थी वो भरने के लिए रोक दी हैं। ये अग्निवीर ट्रेंड होंगे, सरकारी पैसे से सारे लोग ट्रेंड होके आएंगे। इस तरीके के नौजवानों को एयरपोर्ट पर अडानी जी या जो उद्योगपति हैं इन्हीं के वहाँ नौकरी मिले, प्लेसमेंट लेने के लिए विवश होना पड़ेगा, मिलेगी नहीं, विवश होना पड़ेगा, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन करना है। हम लोग उससे चिंतित हैं। आखिर जो भी युवा है वो उसने बहुत पूरे जीवन के लिए 4 साल तक रेमेडी आप क्या देने से क्या मतलब ये जो है बात समझ उसमें- में नहीं उसमें- है जी, आपको अडानी जी या अंबानी जी से परेशानी क्यों है? वो देश के लिए तो कर रहे हैं। देश अगर देश का कोई व्यक्ति दुनिया में आप काम कर रहा है, आपको अडानी अंबानी की चिंता है, हमें देश की बहुसंख्य आबादी की चिंता चिंता है। नहीं है। देखिए, आप- आपने अभी 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 आपने किसानों, जो हमारा देश का जो है मोस्ट जो है इकोनॉमी जो है कृषि आधारित है, आप लोगों ने किसानों की पीड़ा नहीं सुनी। सैकड़ों किसानों को, कितना डाटा है एग्जैक्ट तो मैंने, लेकिन शायद 700 के आसपास लोगों को अपनी जान देने के बाद आपको तब याद आया कि जो है यहाँ पे किसानों की को आवश्यकता है। आप केवल चंद उद्योगपतियों के इशारों पे सरकार चलाना चाहते हैं। अब देश की जनता ये बात समझ चुकी है, अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं रह गया है ये ये खेल। देखिए- और आने वाला, रही बात ये, आने वाले 2024 में आपको इसका जनता जवाब भी दे देगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, यही तो आपको, आपकी भी आंखों से पर्दा उठना चाहिए। नहीं आप निश्चित चलिए, पर्दा ठीक है। 2 बार उठेगा, ठीक। किसी बार भी उठेगा। दो बार ठीक नहीं, है। अब ऐसा ठीक। है लगातार बोलो। आज भी अगर आप सत्ता में रहने का कहेंगे तो आज भी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक है। और अवस्थी जी, और आज भी आपके पास अभी- अपनी लीडरशिप आपने अभी नहीं तैयार कर पाई है। ठीक। अभी आपने अपनी लीडरशिप नहीं तैयार कर पाई है। अध्यक्ष नहीं तैयार अभी हो पा रहे आपने, हैं। आपके उन्हें पास बना लीजिए। वही समंदर है जो है जहाँ पे डुबकी लगा के लोग जो है पवित्र हो आप जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मना लीजिए, वही तैयार नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उस बात पर भी आएंगे। सबसे पहले अवस्थी जी, उधर अगर देखा जाए तो चाचा शिवपाल भी रूठ चुके हैं। उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि अब भविष्य में भी अखिलेश यादव के साथ कोई समझौता नहीं। देखिए, चाचा की अलग पार्टी थी, हाँ। जो 2022 में अलग से चुनाव लड़ रही थी। ठीक है। वो उन्होंने हमको समर्थन किया, एक सीट पर चुनाव लड़े। नहीं, समर्थन नहीं किया। वो बोल रहे थे कि मैंने अखिलेश यादव से 100 सीटें मांगी थी, लेकिन मुझे मात्र 1 सीट दी। देखिए, वो समय के साथ सहयोग में खड़े थे और आगे उनकी क्या रणनीति है ये वो खुद अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जो हमारे सहयोग में आएगा, हम उनके साथ बूती से खड़े होंगे, उनका सहयोग करेंगे। और बाकी सबकी अपने अपने क्षेत्र में, इस लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, कहीं भी पार्टी में। और वो जो कार्य है विपक्ष को घुमाने का, वो काम बीजेपी है। बीजेपी का कार्य है कि कैसे भी विपक्ष एकजुट ना हो, एक साथ ना रहे, तो उसको तोड़ने का कार्य बीजेपी कर रही है। कैसे किसे किसे तोड़ा है नहीं, तो आप ये बिल्कुल देख रहे हैं बिल्कुल बस। बिल्कुल सर, मैं यही बात तो जानना चाह रहा हूँ कि अब ये जो अब घर परिवार को तो बीजेपी तोड़ नहीं रही। जैसे चाचा शिवपाल की बात हो गई, ठीक है, अपर्णा यादव जी की बात हो गई, वो तो खुद ही जा गए हैं ना उसमें। अब कौन गया है, कैसे गया है, ये टीवी चैनलों पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे किसको लाया गया। बात ये नहीं है कि घर को तोड़ा जा रहा है, बात ये है कि प्रदेश को तोड़ा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है। इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। घर और परिवार की चर्चाएं, ये लोग कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। अरे पूरा परिवार तो अब आपने ले लिया, अब उस परिवार को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? अब क्या परिवार की राजनीति आप करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दीजिए अपना जो
इनका परिवार है उससे हटा सकते हैं? आप प्रधानमंत्री हटा दीजिए ना, अडानी अंबानी जी से आपको इतना लगाव है, अडानी अंबानी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। भाई आप कह रहे हैं ना स्वतंत्र लोकतंत्र में एक जो उद्योगपति है उससे ही सरकारें चलती है, तो उद्योगपति को ही सरकार दे दीजिए, तो आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप आवेदन करिए, आप डालिए कि प्रधानमंत्री जी को हटाया जाए, आपका अगर स्वीकार हो जाएगा तो हट जाएंगे। नहीं, इसमें कोई हमारा दिक्कत थोड़े ना तो है। मोदी जी स्वीकार ही नहीं करेंगे, जनता तय करेगी हमारा ना तो कि देश का मोदी प्रधानमंत्री स्वीकार ही कौन नहीं होगा, आप तय नहीं करेंगे उसके देश का प्रधानमंत्री कौन जनता होगा। मोदी जी को नहीं चुनना चाहती है, ये अच्छा। आप भी समझ जाइए। आप पर सत्ता का एक जो चढ़ा हुआ है खुमार, ये उतार दीजिए। जनता मोदी जी को नहीं पसंद कर रही है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है जनता ने आपको वोट 2019 में किन परिस्थितियों में दिया ये आप अच्छे से जानते हैं, 2014 में किन परिस्थितियों में दिया ये भी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने भ्रष्टाचार की बिल्कुल आपने बात ठीक की, है, ठीक है। भ्रष्टाचार। नहीं अवस्थी जी, अभी जो आप कहना चाहते हैं कि 2014 में जो जनता ने बीजेपी को वोट दिया इसलिए दिया कि और कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, तो अभी आपको लगता है कि विपक्ष में ऑप्शन है जनता के पास फिलहाल? बिल्कुल ऑप्शन है। हम हाँ। लोग मजबूती से जनता की बात को उठा रहे हैं। हाँ। जनता एक बार गुमराह हुई, जनता को बहुत हसीन सपने दिखाए गए, 15 लाख खातों में दिए जाएंगे, काला धन वापस आएगा, हर जो किसान है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जिनकी एक गुनी नहीं बची, तो बिल्कुल समझ चुके हैं। 19 में आपने जो है देशभक्ति जो कूट भरी थी कि नहीं नहीं पुलवामा अटैक खुलेगा, तो ये सब जनता आप समझ चुकी है। चलिए ठीक है। 2024 के ठीक है। चुनाव में मजबूती से विपक्ष ठीक है, के में ठीक खड़े है, होंगे। ठीक है, ठीक है। अनु वर्मा जी, आपसे लास्ट सवाल। अभी अगर हम विपक्ष की तरफ देखें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो खुद अपने आप को प्रमोट करने में लगे हुए हैं कि शायद हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए, ठीक है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा लेते हैं, ठीक है, बंगाल से ममता बनर्जी हैं, ठीक है, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी के अलावा कोई और हो नहीं सकता, ठीक है। नीतीश कुमार जी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनका भी कुछ पता नहीं, लास्ट टाइम में आके वो भी कहने लगे कि मैं ही पीएम बनूंगा। अब आप क्या लगता है, जहां पर सबके अलग अलग मत हों तो वहां पर सबका एक होना हो सकता है? देखिए ऐसा है, आप समय का इंतजार करिए, और जो अभी कांग्रेस पार्टी अपना मूवमेंट चला रही है, जो अभी हमारी समान विचारधारा के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है। नेतृत्व कौन बनेगा ये समय के ऊपर छोड़ दीजिए, और जो है आपको अच्छा नेतृत्व मिल जाएगा, वो नेतृत्व अपने आप उभर के सामने आ जाएगा। और नेतृत्व वैसे तो एक जो है हमेशा संसदीय जो है बोर्ड ही तय करके आता है, चेहरा जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसमें कहीं कोई बात ये है, पहले तो जो है हम लोग जिस मतलब मुहिम पे जो यात्रा चल रही है उससे एक जो कार्रवाई जनता जो है जो हताश जनता थी उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। ये ऊर्जा का संचार हुआ है, ये एक आंदोलन का रूप ले लेगी। आप आगे देखिए, जनता हताश नहीं है, यहाँ की गर्मफहमी है। नहीं जनता बिल्कुल हताश है, जनता महंगाई से पीड़ित है, आप उसकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। यात्रा भी हो जाती है, जनता जो है युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। आज वो मैं पुष्पेंद्र जी जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यात्रा हो जाने के बाद भी ये यहाँ पर डिबेट रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा उसके बाद क्या रहती है। राहुल गांधी की स्थिति के बारे में, कांग्रेस की स्थिति के बारे में स्पष्ट करेंगे फिर हमें अनूप जी। देखिए ऐसा है ना, आप उसके लिए तो समय समय पर चर्चाएं होती रहेगी। हम लोग तो वैसे होम टाउन एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल, और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी फिलहाल मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी यात्रा है उस पर निकल पड़े हैं, और दिन प्रतिदिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जुड़ने का काम कर रहे हैं। अब जनता कितनी जुड़ेगी उनसे ये भी देखा जाएगा। अनुज गुप्ता जी, जनता को जोड़ ही नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था, वो कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो पतन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, और मुझे लगता है इस कोशिश में वो कामयाब तो होंगे नहीं। पिछले 2 साल में 1 साल में जनता का फैसला आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आप जनता का फैसला जनता का जो है लोकतंत्र का महापर्व के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता के बारे में अगर आपको इतनी चिंता होती तो ये मतलब जो मूलभूत समस्याएं हैं आज उनसे जनता त्रस्त नहीं होती। अब विपक्ष का काम होता है जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का, और वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और करती रहेगी। ये विपक्ष को ही नजर आता है केवल इसमें। नहीं बिल्कुल, समय की भी कमी है, बिल्कुल ठीक है, समय की भी कमी है। और यहाँ पर मैं आप
तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास पेशकश में आपने हमें समय दिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार नेशन।